Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Hira Public Secondary School. Today we are going to start our science book and this is your science book. Please open page number 1, unit number 1, classification of living things, जानदार चीज़ों की तरतीब. हमारे पास जो यहाँ पर मेन टॉपिक है वो यही है कि जो लिविंग हैं, जानदार हैं, हम उनको किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं. क्लासिफिकेशन का मतलब है कि हम इसको किस तरीके से डिवाइड करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर. लेट्स स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम बुक पेज नंबर 2. क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स. वी कैन अरेंज एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इनटू 3 ग्रुप्स. सम थिंग्स आर लिविंग नाउ, अदर वर वंस लिविंग, and some were never living. Dividing things into groups help us to understand how all the different things in the world fit into a pattern. हम दुनिया में मौजूद तमाम चीज़ों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, जिनमें कुछ चीज़ें लिविंग थीं, कुछ लिविंग हैं और कुछ नॉन लिविंग हैं. चीज़ों को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करने से ये हमें समझने में हेल्प करती हैं. लेट्स रीड पेज नंबर 3. Scientists who study living things are called biologists. Biologists divide things into different groups. This is called classification. Biologists classify all living things by dividing them into large groups called kingdoms. Each kingdom is a huge group. The 2 main kingdoms are those of animals and plants. Biologists already know about more than 1 million different kinds of animals and more than 350,000 kinds of plants. Scientists divide each kingdom into smaller groups of living things which have particular features in common so that they can study them more easily. साइंटिस्ट जो स्टडी करते हैं लिविंग थिंग्स को वो बायोलॉजिस्ट कहलाते हैं और वो क्लासिफाई करते हैं जो भी हमारे पास जानदार हैं उनको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर. दिस इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन. जो सबसे मेन ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं किंगडम. किंगडम हम उस ग्रुप को कहते हैं जिसमें हमने मेजर 2 जानदार जैसे प्लांट्स और एनिमल्स हो गए उनको हमने डिवाइड किया है. एक एनिमल किंगडम हो जाता है और एक प्लांट किंगडम. एनिमल ग्रुप में जानवर आ गए जो हम कहते हैं कि तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा किस्म के एनिमल्स दुनिया में मौजूद हैं, जिनमें हमारे तकरीबन 70% जो एनिमल्स हैं वो लैंड पर ज़मीन पर रहते हैं और बाकी सी समंदर में रहते हैं. हमारे पास जो प्लांट ग्रुप है इसमें सारे पौधे आ गए. इनकी भी तकरीबन 350,000 काइंड हैं. प्लांट किंगडम के अंदर सारे पौधे, फूल, पत्ते वगैरह सब आ जाते हैं. एनिमल किंगडम के अंदर हम सारे जानवरों को शामिल करते हैं. कोई भी इंसेक्ट्स वगैरह हो गए इनको भी हम एनिमल किंगडम में ही क्लासिफाई करते हैं. फिर हमारे पास जो आ जाती हैं फर्दर छोटी कैटेगरीज़ या छोटे ग्रुप्स के अंदर जो हम ऐसे ऑर्गेनिज़म्स या ऐसे जानदार चीज़ों को डिवाइड करते हैं जो ना एनिमल किंगडम में आती हैं और ना प्लांट किंगडम में. इनके लिए एक डिफरेंट कैटेगरी आ जाती है. उसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं वायरसेस. लेट्स रीड द टॉपिक ऑफ वायरसेस. बुक पेज नंबर 3. Viruses are small particles which show both the characteristics of living and non-living things. Viruses are made up of chemicals which are just like those found in your body. Some scientists say that viruses are not really alive. They can only survive by entering the cells of animals, plants or bacteria. Once inside a cell, this virus uses the cell's material to live and reproduce. The virus can make hundreds of copies of itself. The healthy cells is taken over and destroyed, which can make the animal or plant very ill. Viruses can cause diseases such as the common cold and influenza in human beings. अब वायरसेस क्या होते हैं? वायरसेस जो हैं हमारे पास एक बहुत ही छोटी सी मखलूक है जिसको हम कहते हैं कि ये लिविंग करैक्टर भी देते हैं, यानी ये जानदार भी हैं और जानदार नहीं भी. अब इसका क्या मतलब होगा कि ये जानदार हैं भी और नहीं भी.
इसमें हम कहते हैं कि जो वायरसेस होते हैं जब बाहर होते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, हमारे इर्द गिर्द हैं, हमारी चीज़ों पर हैं, तो वो नॉन लिविंग हैं। और जब हमारे इंसानी जिस्म के अंदर इनको कोई ज़रिया मिल जाता है कि वो अंदर इंटर हो जाएं बॉडी में, तो वहाँ पर ये लिविंग हो जाते हैं। वायरस डिफरेंट केमिकल्स से बने होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर ही होते हैं। वायरसेस आर मेड अप ऑफ केमिकल्स विच आर जस्ट लाइक दोज फाउंड इन योर बॉडी। मतलब वायरस जो होता है जब ये हमारी बॉडी के अंदर जाता है, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस फैला हुआ है। कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस की भी इसी तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं कि जब वो किसी चीज़ पर मौजूद होता है तो वो नॉन लिविंग है। जब तक वो आपके नाक, मुंह और आँखों के ज़रिए आपकी बॉडी के अंदर नहीं चला जाता तब तक वो नॉन लिविंग है, और जब आपकी बॉडी के अंदर चला जाएगा तब वो लिविंग है। तो वो कोई भी बीमारी या डिज़ीज़ कॉज कर सकता है। फर्दर हम कहते हैं कि वायरस के अंदर जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो बेसिक होता है। द वायरस कैन मेक हंड्रेड्स ऑफ कॉपीज़ ऑफ इटसेल्फ। वायरस अपनी ही तरह की 100 कॉपीज़ खुद तैयार कर लेता है। वायरस इस तरह की शक्ल का होता है, ये इसका हेड है और ये इसकी लेग्स होती हैं। ये वायरस है हमारे पास जो केमिकल से बना होता है और वो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है। और जब वायरस हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है वहाँ पर ये डिफरेंट हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी कि कोई भी फूड या प्रोटीन्स वगैरह, ये सब लेकर और फिर वो अपने अंदर जो मेटाबॉलिज्म है या जो भी अपने अंदर रिएक्शंस हैं वो स्टार्ट करवा देगा ताकि वो फिर डिजीज़ कॉज कर सकें। फिर हम कहते हैं कि जो वायरसेस होते हैं वो कौन कौन सी कॉजेज़ डिजीज़ कर सकते हैं। जैसे नज़ला ज़ुकाम है वो वायरसेस के थ्रू ही होता है। कोल्ड हो गया और इन्फ्लुएंज़ा होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, वो वायरसेस करवाते हैं। और मोस्ट कॉमन अगर एग्जांपल दें हम, जो लेटेस्ट अभी कोरोना वायरस जो नमूनिया कॉज करा रहा है और इस तरीके के सारे सिम्टम्स होते हैं। वायरसेस जब हमारी बॉडी में लिविंग हो जाते हैं तो हमारे नॉर्मल जो ह्यूमन सेल्स हैं उनकी डिस्ट्रक्शन करा देते हैं। मतलब जो हमारी नॉर्मल बॉडी के सेल्स हैं इनको बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। फिर हमारे पास जो हेल्दी सेल्स होते हैं इनके ऊपर ये वायरस जो है टेक ओवर कर लेगा, यानी काबिज़ हो जाता है, और ये वहाँ पर अपनी मशीनरी, अपनी मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करा देता है। प्रोटिस्ट क्या होते हैं? बुक पेज नंबर 3 है। प्रोटिस्ट आर स्मॉल लिविंग थिंग्स दैट कैन नॉट ईजिली बी क्लासिफाइड एज एनिमल्स और प्लांट्स। प्रोटिस्ट क्या होते हैं? जिनको हम ना एनिमल्स में या प्लांट्स में, वही बात आ जाती है, ये जो हमारे पास फर्दर क्लासिफिकेशन है इनको ना एनिमल्स और ना प्लांट्स में, इन दोनों में ही हम इन्हें क्लासिफाई नहीं करते क्योंकि इनकी कुछ ऐसी खसूसियात हैं जो इनको ना एनिमल्स में लेकर आती हैं और ना प्लांट्स में लेकर आती हैं। अब प्रोटिस्ट में हम फर्दर हमारे पास आ जाते हैं अमीबा और पैरामीशियम। अब अमीबा क्या होते हैं? एन अमीबा इज़ अ सिंगल सेल्ड प्रोटिस्ट that lives in water. It eats by wrapping itself around its food and then absorbing it through its cell membrane. अमीबा जो होते हैं हमारे पास वो सिंगल सेल प्रोटिस्ट होते हैं और वाटर के अंदर ये रहते हैं, यानी पानी के अंदर होंगे ये और सिंगल सेल से बने होंगे। अमीबा की जो शेप है हमारे पास वो कुछ इस तरह की होती है, आपको नज़र आ रहा होगा। अमीबा की डिफरेंट शेप्स होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसकी इसी तरह की शेप हो। आप कहीं पर भी देखेंगे तो अमीबा आपको मुख्तलिफ शेप्स में ही नज़र आएगा। इसके साइड पर डिफरेंट प्रोजेक्शंस होती हैं जिसकी वजह से ये मूव करता है। इसके अलावा ये जो फूड लेता है, मतलब इसका न्यूट्रिशन लेने का जो तरीका है, ये कोई भी फूड पार्टिकल हो तो उसके इर्द गिर्द ही अपने बाजू या ये बाजू की तरह की जो प्रोजेक्शंस हैं वो फूड के इर्द गिर्द ले आता है और फूड अपने अंदर ले जाता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है पैरामीशियम। अब पैरामीशियम क्या है? अ पैरामीशियम इज़ अ प्रोटिस्ट दैट इज़ कवर्ड विद हेयर लाइक थ्रेड्स कॉल्ड सिलिया। द सिलिया हेल्प द पैरामीशियम टू स्विम अबाउट इन वाटर। इट हैज़ अ काइंड ऑफ माउथ एंड स्टमक टू ईट एंड डाइजेस्ट फूड। पैरामीशियम की जब हम बात करते हैं तो ये भी प्रोटिस्ट कहलाता है। इसके पास हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको हम सिलिया कहते हैं।
सिलिया का मतलब है बालनुमा। जो फर्दर हमारे पास बाहर की तरफ बालनुमा प्रोजेक्शंस हैं जिनको हम सिलिया कहते हैं, उसके ज़रिए ये मूव करता है। पैरामीशियम की डायग्राम आप देख सकते हैं बुक पेज नंबर 3 पर आपको नज़र आ रही होगी। खाना खाने के लिए और हज़म करने के लिए इसके पास माउथ और स्टमक भी मौजूद होते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है यूग्लिना। A euglena is a strange kind of protist. It can make food using sunlight like plants. It has an eye spot which help us to distinguish between light and shade. It uses a long whip-like projections called a flagellum to move about in the water. यूग्लिना भी एक अजीब सी किस्म का प्रोटिस्ट होता है, जैसा कि आपको सामने डायग्राम में नज़र आ रहा होगा। ये पौधों की तरह अपनी खुराक खुद तैयार करता है सनलाइट को यूज़ करते हुए। इसके पास एक आई स्पॉट होता है। आई स्पॉट मतलब आँख के जैसे काम करने वाला एक ऑर्गन जो इसकी हेल्प करता है रोशनी और तारीकी यानी अंधेरे के फ़र्क को जाहिर करने के लिए। ये एक लंबी सी रस्सी के जैसे पीस को यूज़ करता है पानी में मूव करने के लिए और हम उसे फ्लेजेलम कहते हैं। Bacteria, singular bacterium, are very small living things made up of only one cell. Some kinds of bacteria can make their own food. Most bacteria live in the air, in water or in the top layers of soil. But there are millions of bacteria that live on your skin and inside your mouth, nose and lungs. They occur in various shapes such as round, elongated or spiral. Some bacteria are useful. They help to make vitamins, cheese and yogurt. Some bacteria are harmful. They cause diseases such as tuberculosis, tetanus, typhoid fever and cholera. बैक्टीरिया का ताल्लुक किंगडम मोनेरा से है। ये माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं, आम आँख से नज़र नहीं आते। बैक्टीरिया यूनिसेल्यूलर यानी एक सेल से बने होते हैं। बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं, पानी में, मिट्टी में, हवा में, हमारी बॉडी के ऊपर, हमारी बॉडी के अंदर जैसे मुंह, नाक और फेफड़ों वगैरह में। बैक्टीरिया की डिफरेंट शेप्स होती हैं जैसे कि राउंड, गोल, इलोंगेटेड, लंबे और स्पाइरल चक्करदार होते हैं। बैक्टीरिया हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। तो बैक्टीरिया यूज़फुल कैसे होते हैं? इनसे चीज़, एंटीबायोटिक्स, विटामिन्स और योगर्ट वगैरह बनते हैं। तो बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल हैं, उनमें बहुत सी टाइप्स होती हैं जैसे है टूथ डिके, दांतों को कीड़ा लगना। ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। जब आप दांत साफ़ नहीं करते तो ये दांतों को खा जाता है बैक्टीरिया। फिर फूड पॉइजनिंग जो है बैक्टीरिया की वजह से होती है। इसकी वजह से हमें वॉमिटिंग और डायरिया हो जाता है। जब फूड बहुत ज़्यादा देर तक बाहर रखा रहे, टेम्परेचर ज़्यादा हो, तो बैक्टीरिया खुराक में परवरिश पाते हैं। तो जब वो बैक्टीरिया वाली खुराक हम खाते हैं तो बीमार हो जाते हैं। हमें हमेशा चीज़ों को ढाँप कर रखना चाहिए क्योंकि डस्ट में, हवा में, मक्खियों के ऊपर बैक्टीरिया होते हैं और वो जल्दी से साफ़ सुथरी खुराक में दाखिल हो जाते हैं। नमूनिया, ये बीमारी भी बैक्टीरिया की वजह से ही होती है। इसमें फेफड़ों का इन्फेक्शन हो जाता है, खांसी होती है, चेस्ट में पेन भी होता है और फीवर भी हो जाता है। और फिर एक जो और कॉमन बीमारी है वो टीबी है। टीबी जो है वो भी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। ये फेफड़ों में होती है और बैक्टीरिया सांस के ज़रिए दूसरे इंसानों तक भी पहुंच सकते हैं। ये बीमारी हमारी बॉडी के किसी भी ऑर्गन में हो सकती है। इस बीमारी में खांसी बहुत ज़्यादा आती है, वज़न कम हो जाता है, सलाइवा के साथ ब्लड भी आता है और बुखार भी हो जाता है। इसी तरह की कई दूसरी बीमारियां भी बैक्टीरिया के ज़रिए ही फैलती हैं। आप बुक में देखेंगे तो आपको बैक्टीरिया की डिफरेंट टाइप्स भी यहाँ पर बताई गई हैं। सबसे पहली है नमूनिया, बॉयल्स ब्लड पॉइजनिंग, ये ब्लड पॉइजनिंग फैलाता है बैक्टीरिया। सॉर थ्रॉट, स्कारलेट फीवर, इससे गले में खराश और बुखार वगैरह हो जाता है। ट्यूबरक्लोसिस, इसकी वजह से टीबी की बीमारी होती है। टेटनस, जैसे हमें कोई चोट वगैरह लग जाती है तो उसके लिए डॉक्टर टेटनस का इंजेक्शन लगाते हैं ताकि बैक्टीरिया की वजह से वो ज़ख़म ख़राब ना हो जाए। टाइफाइड फीवर, इसकी वजह से टाइफाइड का बुखार हो जाता है। कॉलेरा और हैज़ा हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे एल्गी के बारे में। एल्गी सिंगुलर अलगा यूजुअली लिव इन वाटर
Many algae are present in the surface layers of the water in seas and lakes. Chlorococcum is a single-celled alga that lives on trees and damp walls. Chlamydomonas is a single-celled alga that swims about in water. Volvox is an alga that lives in colonies and moves about freely. Spirogyra is an alga that does not move at all. Seaweeds are also algae. They occur in many different shapes, size and colors. Algae अमूमन पानी में होती हैं. ज़्यादातर algae समंदर या झीलों के पानी की ऊपरी सतह पर जो तय होती है उस सूरत में झीलों के पानी की ऊपरी सतह पर तय की सूरत में पाई जाती हैं. क्लोरोकोकम सिंगल सेल अलगा है जो कि गीली दीवारों पर और दरख्तों पर रहती है. क्लेमैडोमोनास भी सिंगल सेल्ड अलगा है जो पानी में तैरता है. वॉल्वॉक्स भी एक एल्जी है जो मिलकर कॉलोनीज़ की शक्ल में रहते हैं और फ्रीली आज़ादाना तौर पर मूव करते हैं. स्पायरोगायरा जो अलगा है ये बिल्कुल भी हरकत नहीं करते. सीवीड्स समंदरी घास या पौधों को कहते हैं. ये एल्जी भी समंदर में मौजूद होते हैं और इनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं, डिफरेंट साइज़ होते हैं और डिफरेंट ही कलर्स होते हैं. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बुक पेज नंबर 5. फंजाई, mold, mushrooms, toadstools and puffballs are all examples of fungi, singular fungus. Fungi do not contain the green matter chlorophyll, so they cannot make their own food. Fungi like to grow in dark, damp places. Most fungi feed off dead and rotting plants. Some fungi are parasites. This means they take their food from other living plants or animals. All fungi are made of thin threads called hyphae that take in food from the living or decaying things around them. Fungi are like plants. ये plants की तरह के होते हैं लेकिन plants नहीं होते. क्यों? क्योंकि इनके अंदर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता जो कि प्लांट्स को हेल्प करता है फूड प्रिपेयर करने में. तो फंजाई के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता तो ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते. इनकी एग्जाम्पल क्या होती हैं? मशरूम्स, मोल्ड, पफ बॉल्स इटीसी ये फंजाई की एग्जाम्पल्स हैं. फंजाई ग्रो एट द डार्क प्लेसेस. ये शेडो वाली जगह पर, अंधेरे वाली जगह पर ग्रो करते हैं. कुछ फंजाई जो हैं वो डेड एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर से फूड को सक करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं. अपना फूड ये खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते. तो कहाँ से लेते हैं ये? डेड एनिमल्स से और रॉटिंग प्लांट से, मुर्दा जानवरों से और गले सड़े हुए पौधों से ये अपना फूड हासिल करते हैं. इसके अलावा ये लिव करते हैं, ज़िंदा रहते हैं एज पैरासाइट्स. पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स वो होते हैं जो दूसरे जानदार के ऊपर, दूसरे लिविंग थिंग पर लिव करते हैं, उनसे अपना फूड गेन करते हैं, उनसे खुराक हासिल करते हैं और बदले में उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं. मतलब कोई बीमारी कास्ट कर देंगे या उसको डैमेज कर देंगे. फंजाई की जो बॉडी होती है वो किससे मिलकर बनी है? ऑल फंजाई आर मेड ऑफ थिन थ्रेड्स कॉल्ड हाइफाई. फंजाई की जो बॉडी है वो हाइफाई से मिलकर बनी है. हाइफाई आपस में कंबाइन होते हैं और फंजाई की बॉडी को फाउंड कर देते हैं. जो फंजाई होती है ये हाइफाई की मदद से प्लांट्स या एनिमल के अंदर से फूड को सक करते हैं, इनसे फूड को हासिल करते हैं. फंजाई जो है वो सम डिजीज़ भी कास्ट करते हैं. कौन कौन सी डिजीज़ हैं? एथलिस फुट, स्केबीज़, रिंग वॉर्म. इसमें क्या होता है? स्केबीज़ के अंदर एलर्जी टाइप की हो जाती है बॉडी के ऊपर, जिसमें स्केल्स बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं बॉडी पर. इसके अलावा एथलिस फुट, इसमें भी पाँव पर एलर्जी टाइप की हो जाती है, पाँव की उंगलियों के दरमियान भी. ये एक फंगल डिजीज़ है. इसके अलावा रिंग वॉर्म, अक्सर बॉडी के ऊपर रिंग की फॉर्म में निशान पड़ जाते हैं. ये भी फंजाई की वजह से डिजीज़ कास्ट होती है. नाउ वी विल स्टडी अबाउट लाइकन्स. अब लाइकन्स क्या होते हैं? Lichens are organisms consisting of fungi and algae living together. The fungi need the food that the algae provide and the algae need the fungi to protect them. Lichens are very hardy plants. They can survive the coldest weather and the harshest wind by growing close to the ground. Lichens have no leaves, stems or roots. They can grow on hard surfaces such as rocks and walls. Lichens grow very slowly and can live for thousands of years. They usually grow in moist condition, but they can survive even in the dry heat of the desert. Most lichens are sensitive to air pollution, so the greatest variety can be found where the air is cleanest. Lichens ऐसे organisms
होते हैं जो मुश्तमिल होते हैं किस पर, एल्गी और फंजाई पर। इकट्ठे जब ये ग्रो करते हैं तो हम इन्हें लाइकन्स कहते हैं। ये हार्डी प्लांट्स होते हैं, मीन्स के ये हार्शेस्ट कंडीशन में इजीली सरवाइव कर सकते हैं। सपोज़ कोल्ड वेदर है या फिर बहुत ज़्यादा हीट है, डेजर्ट की हीट है, तब भी ये इजीली सरवाइव कर सकते हैं। ना ही इनके लीव्स पत्ते होते हैं और ना ही इनका स्टेम तना और रूट्स होती हैं। एल्गी प्रोवाइड करता है फंजाई को फूड, क्योंकि फंजाई अपना फूड जो है वो खुद तैयार नहीं कर सकता। फंजाई एल्गी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। ये दोनों म्यूचुअल लाइफ करते हैं। ये ज़्यादातर कहाँ पर लिव करते हैं, रॉक्स के ऊपर, हार्ड सरफेस के ऊपर। इसके अलावा जो बहुत बड़े ट्रीज़ होते हैं इनके तने के ऊपर भी ये लिव कर सकते हैं। ज़्यादातर ये क्लोज टू द ग्राउंड रहते हैं, मतलब ऊंचाई की तरफ नहीं बढ़ते हैं। ये ग्राउंड के करीब करीब ही सर्वाइव करते हैं। ये स्लोली ग्रो करते हैं। ये 1000 ऑफ ईयर्स तक ज़िंदा रहते हैं, क्योंकि इनकी एज बहुत ज़्यादा होती है। ये हज़ारों साल तक ज़िंदा रह सकते हैं। इसके अलावा ये ज़्यादातर क्लीन एयर वाले इन्वायरमेंट में रहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। पोल्यूशन वाले इन्वायरमेंट में ये ग्रो नहीं कर सकते। ये ज़्यादातर जहाँ क्लियर इन्वायरमेंट होता है, एयर भी क्लीन होती है, ये वहाँ पर ग्रो करते हैं। जैसे बड़े बड़े जंगलात वगैरह होते हैं, वहाँ पर एयर पोल्यूशन नहीं होती, तो वहाँ पर ये इजीली ग्रो कर सकते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट मॉसेस एंड लीवरवर्ट्स। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बुक पेज नंबर 6. Mosses grow in moist, shady places. Most mosses are only a few centimeters tall. They are small, flowerless green plants which lack true roots and shoots. They have stem and leaf-like structure. Tiny hairs hold the moss down on the ground. There are tiny pear-shaped capsules on their stalks above the leaves. Inside the capsules, there are spores which can grow into new mosses plants. Liverworts may be leaf-like mosses or they may be flat or branched. Both forms reproduced by spores formed in capsules. मॉसेस जो होते हैं ये शेडी प्लेसेस पर, सायादार जगह पर ग्रो करते हैं। जहाँ पर सनलाइट, सूरज की रोशनी ज़्यादा होती है, ये वहाँ पर ग्रो नहीं कर सकते। ये साइज़ में बहुत ही स्मॉल होते हैं, फ्यू सेंटीमीटर के होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे पौधे होते हैं। फ्लावरलेस प्लांट होते हैं, इनके ऊपर फूल भी नहीं बनता, ना ही इनकी कोई स्पेसिफिक रूट या शूट होती हैं। इनके अंदर सिर्फ स्टेम और लीव्स का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। इनके अंदर एक पेयर शेप्ड का कैप्सूल प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर स्मॉल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम स्पोर्स कहते हैं। ये स्पोर्स जब बिखरते हैं ग्राउंड पर, तो ये अंडरग्राउंड जाकर अगेन स्पोर्स जो होते हैं ये मॉसेस बना देते हैं। इनका ये रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है। नाउ लीवरवर्ट्स। लीवरवर्ट्स भी मॉसेस की तरह के प्लांट्स होते हैं, स्मॉल होते हैं, टाइनी होते हैं, साइज़ में इंक्रीज़ नहीं होते। इनके अंदर फर्दर ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं। ये सेम मॉसेस की तरह होते हैं। ये नमी वाले इलाके, मॉइस्ट एरियाज़ में पाए जाते हैं। ये भी फर्दर रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। मॉसेस एंड लीवरवर्ट्स आर सो क्लोज्ड. Ferns are plants that like to grow in damp, shady places. Ferns have tiny tubes inside their stems and leaves. These tubes carry food and water from one part of the plant to another. The leaves of fern plants are called fronds. Each frond is divided into lots of leaflets. All ferns reproduce by making spores. Fern spores grow in tiny clusters on the underside of the leaflets in special pods called sporangia. Each sporangium splits open and releases the spores, which then fall to the ground. Ferns are also tiny plants. Ferns जो हैं ये भी छोटे स्मॉल साइज में के प्लांट्स होते हैं जो ग्रो करते हैं शेडी प्लेसेस में, डैम्प प्लेसेस में, जहाँ पर उनको शेड मिलता है या छाँव मिलती है। फर्न्स के लीव्स में और स्टेम में ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं जो क्या करती हैं? फूड को, मिनरल्स को और वाटर को प्लांट्स के तमाम पार्ट्स तक लेकर जाती हैं। जो फर्न प्लांट है इसके लीव्स को हम फ्रॉन्ड्स कहते हैं। एक फ्रॉन्ड डिवाइड होता है बहुत सारे लीफलेट्स पर। फर्न्स किस तरह रिप्रोड्यूस करते हैं? विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। स्पोर की मदद से जो है वो फर्न्स रिप्रोड्यूस करते हैं। इसके स्पोर्स जब ग्रो करते हैं तो छोटे छोटे क्लस्टर्स जो हैं वो लीफलेट्स की अंडर साइड पर एक स्पेशल पॉड में पैदा होते हैं, जिसे हम स्पोरेंजिया कहते हैं। एक स्पोरेंजियम जब ओपन होता है तो उससे निकलने वाले स्पोर्स ज़मीन पर गिर जाते हैं
और फिर वो स्पोर्स अंडरग्राउंड जाकर नए फंड्स पैदा कर देते हैं या वो दोबारा से रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। जिम्नोस्पर्म्स आर सीड बेयरिंग प्लांट्स that are non-flowering. They have well-developed root, stems and leaves. They have fine needle-like leaves. They produce seeds in special structures called cones. Cycas and pinus are examples of gymnosperms. ऐसे प्लांट्स जिनमें सीड मौजूद होता है उनमें सबसे पहले जिम्नोस्पर्म्स आते हैं। उनमें सीड तो मौजूद होता है लेकिन ये नॉन फ्लावरिंग होते हैं, इनमें फूल नहीं होते। यानी जिम्नोस्पर्म्स ऐसे पौधे हैं जो सीड तो बनाते हैं लेकिन इन पर फूल नहीं लगते। इनके पास बेहतरीन किस्म की रूट्स, स्टेम्स और लीव्स मौजूद होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स प्लांट्स पर फाइन नीडल लाइक बारीक सुई की तरह के लीव्स होते हैं। जो सीड ये प्रोड्यूस करते हैं जिम्नोस्पर्म्स, इनका एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कोन्स कहते हैं। आपको यहाँ पे बुक के पेज नंबर 7 पर भी डायग्राम्स नज़र आ रही होंगी। आपको एक पाइन का ट्री दिखाया गया है और उसके साथ ही पाइन की कोन की एग्जाम्पल दी गई है। साइकस और पाइनस जो हैं वो दो प्लांट्स हैं और ये जिम्नोस्पर्म्स की एग्जाम्पल हैं। नाउ कमिंग टू आर एंजियोस्पर्म, बुक पेज नंबर 8। एंजियोस्पर्म्स आर सीड बेयरिंग फ्लावरिंग प्लांट। दे हैव वेल डेवलप्ड रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, मोनोकोटिलेडन्स एंड डाइकोटिलेडन्स। अब एंजियोस्पर्म सीड बेयरिंग होने के साथ साथ फ्लावरिंग प्लांट भी हैं। इनके पास बेहतरीन काम करने वाले रूट्स, स्टेम्स और लीव्स होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स क्या हैं? सीड बेयरिंग प्लांट हैं लेकिन नॉन फ्लावरिंग हैं। और जो एंजियोस्पर्म हैं ये सीड बेयरिंग भी हैं और फ्लावरिंग प्लांट भी हैं। जो हमारा कॉमन कॉन्सेप्ट है कि तमाम प्लांट्स में सीड भी मौजूद होता है और फ्लावर भी मौजूद होता है, अब हम बात कर रहे हैं उसकी, एंजियोस्पर्म की। तो एंजियोस्पर्म जो है वो सीड बेयरिंग भी हैं और फ्लावरिंग प्लांट भी हैं, मतलब इनमें सीड भी मौजूद होता है और फ्लावर भी। आपको समझ में आ रहा होगा कि तमाम प्लांट्स में फ्लावर नहीं होते, कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, कुछ सीड बेयरिंग प्लांट्स होते हैं। इसके अलावा कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें ना सीड होता है और ना ही फ्लावर होता है, वो स्पोर्स के ज़रिए से ग्रो करते हैं, जैसे आपने फंड्स और मॉसेस के बारे में पढ़ा था। एंजियोस्पर्म्स को हम मज़ीद 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ मोनोकोटिलेडन्स एंड अदर वन इज़ कॉल्ड डाइकोटिलेडन्स। इसके अलावा शॉर्ट में हम मोनोकॉट और डाइकॉट भी कहते हैं। मोनो मीन्स 1 एंड डाई मीन्स 2 और मोर। तो पहले हम पढ़ते हैं अबाउट मोनोकोटिलेडन्स। In monocotyledons plant, the floral parts are usually arranged in groups or multiples of 3. Their leaves have veins running parallel to one another. Most monocotyledons plant have a fibrous root system. They produce seeds with one seed leaf cotyledon. Some common examples of monocotyledons plant are wheat, rice, maize and lily. मोनोकोटिलेडन्स जो प्लांट होते हैं इसमें जो फ्लोरल पार्ट होता है, फ्लोरल यानी कि जहाँ पर फ्लावर लगता है या बनता है, वो किस तरीके से अरेंज होता है? या तो ग्रुप में अरेंज होता है या दो तीन के ग्रुप्स में अरेंज होता है। इनके पत्तों में वेन्स, नालियाँ होती हैं जो एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं। ज़्यादातर जो मोनोकोटिलेडन्स प्लांट होते हैं इनकी रूट्स कैसी होती हैं? फाइब्रस होती हैं। फाइब्रस लाइक धागे नुमा स्ट्रक्चर होते हैं। ये ज़्यादातर ऐसे बीज प्रोड्यूस करते हैं जो कि 1 सीड होते हैं। जैसा कि आपने इसके नाम में पढ़ा था, इसके नाम में क्या लिखा है? मोनोकॉट। तो मोनो का मतलब यहाँ पर होता है सिंगल। सो मोनोकॉट जो होता है वो 1 सीड लीफ कोटिलेडन होते हैं, मीन्स कि इसमें सिर्फ एक ही सीड होता है। ये वीट का प्लांट आप देख रहे होंगे, आपकी बुक के पेज नंबर 8 पर मौजूद है। ये मोनोकोटिलेडन्स की एग्जाम्पल है। इसके अलावा राइस, मेज और लिली वगैरह भी इसकी एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि मोनोकॉट सिंगल सीड प्लांट्स हैं, यानी एक सीड वाले प्लांट्स हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि चावल है या मकई है या गंदम वगैरह है, तो वो एक सीड हैं, उनको हम 2 में डिवाइड नहीं कर सकते। ये मोनोकोटिलेडन्स हैं, मीन्स के एक सीड वाले प्लांट्स हैं। अब हम बात करेंगे डाइकोटिलेडन्स की। इन डाइकोटिलेडन प्लांट्स द फ्लोरल पार्ट्स आर यूजुअली अरेंज्ड इन ग्रुप्स ऑफ 4 और 5. Their leaves have veins arranged in a branch network. Most dicotyledons plant have a taproot system. They produce seeds with 2 seed leaves cotyledons. Some common examples of dicotyledons plant are hibiscus, peas, beans and castor oil plant.
डाइकोटिलेडन्स प्लांट में जो उसका फ्लोरल पार्ट होता है, जो फ्लावर वाला हिस्सा होता है, उसको 4 से 5 के ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। और जो इनके पत्ते होते हैं उनमें भी वेंस मौजूद होती हैं और वो ब्रांच्ड शाखों की सूरत में फैली हुई होती हैं। ज़्यादातर जो डाइकोटिलेडन्स प्लांट हैं उनमें टैप रूट सिस्टम होता है और ये 2 सीड लीव्स जो हैं वो इनके जो सीड्स होते हैं, डाइकोटिलेडन्स जो सीड्स होते हैं वो 2 सीड्स लीव्स कोटिलेडन्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। इसकी एग्जांपल्स आपने उनको दी हैं, आपको दी गई हैं बुक में, बीन्स, पीस एंड कैस्टर ऑयल प्लांट। तो जो हमारे पास जैसे मटर है, चना है, अगर आप इनको देखें तो अगर हम इन्हें डिवाइड करें तो ये 2 पीसेस में इजीली डिवाइड हो जाते हैं क्योंकि ये 2 सीड से मिलकर बने हैं। वर्टिब्रेट्स मीन्स वो एनिमल जिनमें बैकबोन, रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है। वर्टिब्रेट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 डिफरेंट ग्रुप्स। वर्टिब्रेट्स को क्लासिफाई किया गया है 5 डिफरेंट ग्रुप्स में। फर्स्ट ग्रुप है हमारे पास फिश। फिशेस आर वर्टिब्रेट्स, मीन्स के फिशेस जो हैं इनमें बैकबोन मौजूद होती है, ये पानी में रहती हैं। देयर आर मैनी शेप्स, कलर्स एंड साइज़, इनके डिफरेंट कलर्स होते हैं, साइज़ होते हैं और शेप्स होती हैं। दे ब्रीथ इन वाटर थ्रू देयर गिल्स, ये पानी में गिल्स की मदद से जो है वो ब्रीथ करती हैं, सांस लेती हैं। इनकी स्किन पर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। ये वाटर में स्विम करने के लिए फिन्स की हेल्प लेती हैं। ये खाती क्या हैं? फ़िशेस जो हैं वो इंसेक्ट्स और प्लांट्स को खाती हैं। जो बिग फ़िश होती हैं, बड़ी मछलियाँ होती हैं, वो छोटी मछलियों को खाती हैं। ये पानी में अंडे देती हैं, इनके अंडों को हम स्पॉन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एम्फीबियंस। एम्फीबियंस जो हैं इनका ताल्लुक भी वर्टिब्रेट ग्रुप से है, मींस के इनमें भी बैकबोन मौजूद होती है। एम्फीबियंस जो हैं ये अपनी लाइफ का कुछ हिस्सा ज़मीन पर गुजारते हैं और कुछ हिस्सा पानी में गुजारते हैं। व्हेन एम्फीबियंस आर यंग, जब एम्फीबियंस जो हैं वो यंग होते हैं, दे लिव इन वाटर, तो वो पानी में रहते हैं। और किसके ज़रिए ब्रीथ करते हैं? गिल्स के ज़रिए। जब वो ओल्ड ग्रो कर लेते हैं, बड़े हो जाते हैं, उनके लंग्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं, वो लैंड पर सर्वाइव करने के काबिल हो जाते हैं, तो फिर वो लैंड की तरफ आ जाते हैं। और जब वो लैंड पर आ जाते हैं तो फिर किसके ज़रिए ब्रीथ करते हैं? लंग्स के ज़रिए। एम्फीबियंस की जो स्किन है, ज़्यादातर एम्फीबियंस की स्किन जो है वो बिल्कुल स्मूथ होती है, टॉड्स वगैरह, लेकिन जो टॉड वगैरह हैं इनकी स्किन जो है वो कवर्ड होती है वार्ड्स के साथ, मस्सों के साथ। एक स्लिमी सब्सटेंस होता है जिसे हम म्यूकस कहते हैं, ये इनकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है और इनको मॉइस्ट रखता है। एम्फीबियंस भी एग देते हैं और इनके एग्स को भी स्पॉन कहा जाता है। इनका एग जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है क्योंकि वो विदाउट शेल या खौल के, बग़ैर छिलके के होता है। अब है आपके पास नेक्स्ट है ग्रुप हमारा रेप्टाइल। लिजर्ड, स्नैक, क्रोकोडाइल वगैरह, इनका ताल्लुक जो है वो रेप्टाइल ग्रुप से है। ये ज़्यादातर जो है वो ज़मीन पर रहते हैं। इनकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, इनकी स्किन पर स्केल्स होते हैं। ये ज़मीन पर रहते हैं तो ये किसके ज़रिए ब्रीथ करते हैं? लंग्स के ज़रिए। ये खाते क्या हैं? ये ईट करते हैं प्लांट्स को, इंसेक्ट्स को और स्मॉल एनिमल्स को। ये अंडे देते हैं ज़मीन पर ही। इनका एग जो है वो, इनके एग का जो शेल होता है वो लेदर लाइक होता है और इनका एग जो है वो बर्ड्स के एग की तरह हार्ड होता है। फोर्थ ग्रुप है हमारे पास बर्ड्स। बर्ड्स ज़मीन पर रहते हैं, इनकी बॉडी कवर्ड होती है फीदर्स के साथ। इनके जो विंग्स होते हैं उनकी शेप्ड आर्म की तरह होती है। तमाम बर्ड्स के विंग्स तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो फ्लाई नहीं कर सकते। जो फ्लाइंग बर्ड्स होते हैं वो बहुत फास्ट ट्रैवल करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर एनिमल्स। बर्ड्स जो हैं वो ज़मीन पर रहते हैं तो किसके ज़रिए ब्रीथ करते हैं? लंग्स के ज़रिए। बर्ड्स ईट मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग, ये मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें खाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सीड्स, इंसेक्ट्स, प्लांट्स, स्मॉल एनिमल्स। और इनके टीथ नहीं होते, इनकी शार्प बीक होती है, चोंच होती है इनकी और क्लॉस, पंजे होते हैं। तमाम बर्ड्स जो हैं वो अंडे देते हैं। ज़्यादातर जो इनमें फ़ीमेल बर्ड होती है वो अपने घोंसलों में अंडे देती है। वो पेरेंट बर्ड जो है वो फीड भी करवाती है अपने बेबीज़ को और उनको तब तक प्रोटेक्ट करती है जब तक वो ख़ुद खाने पीने के या चलने फिरने के काबिल नहीं हो जाते। लास्ट हमारे पास ग्रुप है मैमल्स। मैमल्स भी ज़्यादातर जो हैं वो ज़मीन पर रहते हैं। इनकी स्किन जो है वो कवर्ड होती है हेयर और फर के साथ, मींस कि इनकी जिस्म पर खाल होती है, इनकी जिस्म पर, और हेयर्स होते हैं। ये ज़मीन पर रहते हैं तो ये किसके ज़रिए ब्रीथ करते हैं? लंग्स के ज़रिए। दे ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स, ये मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें खाते हैं। ये प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। दे डू नॉट ले एग्स, ये अंडे नहीं देते।
इनके बच्चे होते हैं, ये बेबीज़ जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। जो इनमें मदर होती है वो अपने बेबीज़ को फीड करवाती है। एग्जाम्पल है हमारे पास कैट, डॉग, गॉट, हॉर्सेस, ये सब जो हैं वो इनका ताल्लुक़ मैमल ग्रुप से है। यू आर ऑल्सो अ मैमल, हमारा ताल्लुक़ भी मैमल ग्रुप से ही है। प्री हिस्टोरिक वर्टिब्रेट, लाखों साल पहले दुनिया में जो एनिमल्स मौजूद थे, अब जो दुनिया में एनिमल्स मौजूद हैं उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। एक्सटिंक्शन मीन्स कि वो ख़त्म कैसे हुए। 65 मिलियन ईयर्स पहले की बात है ये कि जो देव टाइप के रेप्टाइल्स थे वो मर गए और फिर वो ख़त्म हो गए। साइंसदान इस बात पे यकीन रखते हैं कि अब वो इलाके जो बहुत ज़्यादा ठंडे हैं उन कंट्रीज़ में जो है वो जो रेप्टाइल्स थे देव टाइप के वो वहाँ पर जो है वो ख़त्म हो गए। क्यों? क्योंकि उनके जो है वो जिस्म के ऊपर खाल नहीं थी, उनके जिस्म के ऊपर जो है वो कोई फीदर्स नहीं थे जो उन्हें गर्म रखते। वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो ठंड की वजह से वो जो हैं वो एनिमल्स ख़त्म हो गए। साइंटिस्ट ने ये जानने के लिए कि वो एनिमल्स किस तरह के दिखते थे, उन्हें उनकी फॉसिल्स को एग्जामिन किया, उनके स्केलेटन्स को निकाला, उनकी क्रश्ड बॉडीज़ को निकाला और डेड एनिमल्स को निकालने के बाद उनको जो है वो एग्जामिन किया। और फिर उसके बाद क्योंकि हम तो उस टाइम पर मौजूद नहीं थे तो उन्होंने एग्जामिन किया कि वो किस तरह के नज़र आते थे और फिर लोगों को बताया कि वो इस तरह के एनिमल्स थे।